दोस्तों, आज हम बात करेंगे पाउलो कोएल्हो कृत विश्व प्रसिद्ध रचना एल्केमिस्ट का हिंदी अनुवाद। एल्केमिस्ट अपने सपनों को साकार करने का एक इंद्रजालिक कहानी है। एल्केमिस्ट का सटीक हिंदी अनुवाद होता है किमियागर, यानी साधारण धातुओं को सोने में बदलने की कला को जानने वाला। पर चूंकि किमियागर आम बोलचाल भाषा का शब्द नहीं है, इसलिए हमने इस पुस्तक की सार्वभौमिक लोकप्रियता को देखते हुए इसका शीर्षक अल्केमिस्ट ही रखा है। हालांकि पुस्तक के अंदर हर जगह किमियागर शब्द का ही प्रयोग किया गया है। लड़के का नाम था सेंटियागो। भेड़ों के झुंड को हाँकते हाँकते शाम का झुटपुटा हो चला था। वह भी उस सुनसान वीरान गिरजाघर तक ही पहुंचा था जिसकी छत न जाने कब की गिर चुकी थी। हाँ, वहाँ एक गुल्लर का पेड़ जरूर था। उसने सोचा आज की रात यहीं बिताया जाए। अहाते में लगे टूटे फूटे दरवाजे से उसने सारी भेड़ों को अंदर कर दिया। दरवाजे पर लकड़ियों की बाड़ लगा दी ताकि रात को भेड़ें बाहर न निकल सके। वैसे आसपास भेड़ियों का डर तो न था, पर पिछली बार एक भेड़ ऐसे ही रात को बाहर निकल गई थी और उसका अगला सारा दिन उस भेड़ को ढूंढने में चला गया था। उसने अपनी जैकेट से फर्श को साफ किया, अभी अभी पढ़कर ख़त्म की किताब का सिरहाना बनाया और लेट गया। उसने अपने आप से कहा, अब से मैं मोटी मोटी किताबें पढ़ूंगा। पढ़ने में मैं ज़्यादा वक्त भी लगेगा और तकिया भी अच्छा बनेगा। पाँव फटने से पहले ही उसकी आंख खुल गई। आधी टूटी छत से वह आकाश में झिलमिलाते तारे देख सकता था। आज भी उसने वही सपना दोबारा देखा था जो उसे पिछले हफ्ते दिखाई दिया था। आज भी ठीक उसी तरह सपने के पूरा होने से पहले उसकी आंखें खुल गई थी। वह उठकर बैठ गया। उसने पास पड़ी लाठी उठाई और उससे सोई हुई भेड़ों को जगाने लगा। मगर उसे लगा कि जैसे ही वह जागा, वैसे ही उसकी भेड़ों में भी हलचल शुरू हो गई थी। मानो कोई ऐसी रहस्यमय शक्ति थी जिसने उसके जीवन को उन भेड़ों के साथ जोड़ रखा था। पिछले 2 सालों से पानी और चारे की तलाश में वह उन भेड़ों को एक देहात से दूसरे देहात तक हाँकता रहा है। उसने सोचा, लगता है इन भेड़ों को भी मेरी आदत सी हो गई है और वे खूब अच्छी तरह समझ गई है कि मैं कब क्या करता हूँ। इस बारे में मैं एक पल सोचने पर उसे लगा कि शायद उसका उलट ही ठीक था। शायद वही अपनी भेड़ों की दिनचर्या का अभ्यस्त हो गया था। पर उन भेड़ों में से कुछ ऐसी भी थी जिन्हें उठकर खड़े होने में थोड़ा वक्त लगा। ऐसी हर एक भेड़ का नाम लेकर उसने अपनी लाठी से कोंचा। उसे पूरा यकीन था कि वह जो भी कहता है भेड़ें उसे अच्छी तरह समझती थी। यही वजह थी कि जब भी किसी किताब में कोई बात उसे बहुत अच्छी लगी तो उसने वह हिस्सा उन भेड़ों को पढ़कर सुनाया था। एक गररिए के अकेलेपन और घुमक्कर जीवन की खुशियाँ उनसे बांटी थी। गांव देहात से गुजरते हुए उसने देखा था, उस पर टीका टिप्पणी भी की थी। मगर पिछले कुछ दिनों से वह अपनी भेड़ों से एक ही बात के बारे में बता रहा था, उस लड़की के बारे में जो गांव के व्यापारी की बेटी थी और जहां वे अगले 4 दिनों में पहुंचने वाले थे। वह अब उस गांव में एक ही बार गया था, वह भी पिछले साल। किसी दोस्त ने उसे बजाज की इस दुकान का पता बताया था। गररिया अपनी भेड़ों को लेकर वहां पहुंच गया था। मैं भेड़ों का ऊन बेचना चाहता हूँ, उसने दुकानदार से कहा। वह व्यापारी धोखाधड़ी से बचने के लिए ऊन अपने सामने ही कतरवाता था। फिलहाल वह व्यस्त था। उसने गररिए से दोपहर तक इंतजार करने को कहा। वह दुकान की सीढ़ियों पर ही बैठ गया, झोले से एक किताब निकाली और पढ़ने लगा। मुझे नहीं मालूम था गररिए पढ़ना भी जानते हैं। पीछे से एक लड़की की आवाज़ आई। उसने पलट कर देखा। लड़की अंडलूसिया प्रदेश की अप्रतिम सौंदर्य की प्रतिमूर्ति थी। काले लंबे लहराते बाल और आंखों में किसी मूरी विजेता सी चमक। हूँ, वैसे मैं किताबों की बजाय अपनी भेड़ों से ज़्यादा सीखता हूँ, उसने जवाब दिया। और फिर वे दोनों करीब 2 घंटे तक बातें करते रहे। इस दौरान व्यापारी लड़की ने बताया कि वह उसी व्यापारी की बेटी है। उसने गांव के जीवन के बारे में भी बात की,
जहाँ हर दिन एक जैसा ही था। गररिये ने उसे अंडलूसिया प्रदेश की खूबसूरती के बारे में बताया और दूसरे शहरों के बारे में भी जहाँ जहाँ वह रुका था। अब तक वह ऐसी सारी बातें अपनी भेड़ों से किया करता था, मगर अब उस लड़की को वो सब बताना उसे बहुत अलग भी लगा और अच्छा भी। तुमने पढ़ना कहाँ सीखा? लड़की ने पूछा, जैसे हर कोई सीखता है स्कूल में। अच्छा, अगर तुम्हें पढ़ना आता है तो फिर तुम केवल गररिये ही क्यों बन गए? लड़का कुछ बुदबुदाया, जैसे वह उस सवाल का जवाब टाल रहा हो। वह जानता था कि लड़की इस बात को नहीं समझ पाएगी, शायद कभी नहीं। बात बदलते हुए उसने अपनी यात्राओं की कहानियाँ उस लड़की को सुनाई, जिन्हें सुनकर उसकी मुरीश आंखें विस्मय और भय से भर गई। बातों का सिलसिला जारी था और समय बड़ी तेजी से बीत रहा था। जैसे जैसे समय बीता, लड़की ने अपने आप को चाहते हुए पाया कि काश यह दिन कभी न बीते, कि उसका व्यापारी बाप उसी तरह व्यस्त रहे, केवल दोपहर तक ही नहीं बल्कि अगले 3 दिनों तक। एकाएक उसे लगा कि उसके भीतर कुछ ऐसा हो रहा है जो उसने आज तक कभी अनुभव नहीं किया था। उसका मन हुआ कि वह दर बदर घूमने के बजाय एक ही जगह टिक जाए। काले लहराते बालों वाली इस लड़की के साथ उसके दिन ही बदल जाएंगे। तभी व्यापारी आ पहुंचा और उसने गररिये से 4 भेड़ों की ऊन कतरने के लिए कहा। उन उतरने के बाद व्यापारी ने उसे कीमत चुकाई और अगले साल फिर आने को कहा। और अब केवल 4 ही दिन बचे थे, वह फिर उसी गांव में होगा। वह बहुत उत्तेजित था और साथ ही आशंकित भी। क्या पता वह लड़की इस बीच उसे भूल गई हो। इस गांव में मैं ही क्या, और बहुत से गररिये ऊन बेचने आते होंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसने अपनी भेड़ों से कहा, मैं और कई लड़कियों को जानता हूँ, मगर उसका दिल जानता था कि फर्क पड़ता है। वह जानता था गररिये भी जहाजी और घुमंती फेरी वालों की ही तरह होते हैं। उन्हें भी घूमते फिरते कोई न कोई ऐसा शहर जरूर मिल जाता है जहाँ पर कोई होता है और फिर वह कोई उनके घुमक्कड़ जीवन की बेलाग खुशियों और बेफिक्री को एकाएक उनसे छीन लेता है। सुबह हो चली थी। गुलाबी आकाश में सुनहरा सूरज उगने लगा था। उसने अपनी भेड़ों को सूरज की ही दिशा में आगे बढ़ाया। उसने सोचा, इन भेड़ों को कभी अपने आप कुछ तय नहीं करना पड़ता। शायद यही वजह है ये हमेशा मेरे पास बनी रहती है। चारा और पानी मिल जाए तो वही इनके लिए काफ़ी है। अंडलूसिया में जब तक मैं इनके लिए बढ़िया चारागाहें ढूंढता रहूँगा, ये मेरी मित्र बनी रहेगी। इनके आज और बीते हुए कल में कोई फर्क नहीं होता। सारे दिन एक जैसे हैं, सूरज निकलने से लेकर डूबने तक वही अंतहीन समय। इन्होंने कभी कोई किताब भी तो नहीं पढ़ी। मैं जब भी किसी शहर के बारे में इनसे बात करता हूँ तो ये कितना समझ पाती है। इन्हें तो बस चारा और पानी चाहिए, ये उसी में खुश है। बदले में इनकी सारी ऊन उतार लो, इन्हें कोई ऐतराज़ नहीं। इसके अलावा इनका साथ और कभी कभार इनका गोश्त। अगर आज मैं राक्षस बन जाऊँ और एक एक करके इन्हें मारने लगूँ तो इन्हें तब तक कुछ पता नहीं चलेगा जब तक लगभग पूरे रिवर की हत्या न हो चुकी हो। ये मुझ पर भरोसा करती है, अपनी सहज बुद्धि पर नहीं, चूँकि मैं इनका पोषण करता हूँ। लड़के को अपनी ही सोच पर आश्चर्य हुआ। लगता है उस गिरजे और गूलर के आसपास किसी भूत का निवास है। तभी तो उसने वही सपना दोबारा देखा और शायद तभी उसे अपनी संगी साथी भेड़ों पर गुस्सा आया। रात खाने के बाद थोड़ी मदिरा बची थी। उसने एक घूंट उसका पिया और अपनी जैकेट उठा ली। उसे मालूम था थोड़ी ही देर में सूरज ऊपर चढ़ जाएगा और तब गर्मी के मारे भेड़ों को इस खुले मैदान में हाँकना मुश्किल हो जाएगा। पूरी स्पेन में गर्मी से बचने के लिए सभी लोग दिन में सो जाते हैं। यह गर्मी तो रात तक ऐसी ही बनी रहेगी और इसे अपनी कंधों पर जैकेट का फालतू बोझ ढोना पड़ेगा। तभी उसे ध्यान आया कि इस जैकेट की वजह से ही तो वह भोर की सर्दी झेल पाया था। हमें किसी भी परिवर्तन के लिए तैयार रहना चाहिए। ऐसा सोचते ही उसे जैकेट का बोझ कम और उसकी गर्माहट अच्छी लगने लगी। जैकेट का एक उद्देश्य था और उस लड़के का भी। उसका उद्देश्य था जीवन भर घूमना। पिछले 2 सालों में अंडलूसिया प्रदेश में घूमते घूमते वहाँ के सारे शहरों को अच्छी तरह जान गया था। उसका विचार था
कि इस बार की मुलाकात में वह उस लड़की को बताएगा कि किस तरह एक सीधे साधे गडरिये ने पढ़ना लिखना सीखा। 16 वर्ष का होने तक वह एक गुरुकुल में जाता था। उसके पिता चाहते थे कि वह एक पादरी बने, जिससे उनके मामूली किसान परिवार का नाम ऊंचा हो। उनका परिवार भोजन और पानी जुटाने के लिए ही ठीक भेड़ों की तरह कड़ी मेहनत करता था। यूँ तो उसने लैटिन और स्पेनिश भाषा के अलावा धर्म दर्शन भी पढ़ा था, मगर उसके मन में तो पूरी दुनिया को जानने की धुन समाई थी। वह उसके लिए ईश्वर को जानने से कहीं ज़्यादा मायने रखती थी। पाप और पुण्य उसके लिए बेमानी थी। एक दिन जब वह गुरुकुल से लौटा तो उसने साहस बटोरकर अपने पिता से कह ही डाला कि उसका मन पादरी बनने में कतई तैयार नहीं है। वह तो बस घूमना और सिर्फ घूमना चाहता है। बेटा, दुनिया भर के लोग हमारे इस गांव से होकर गुजरे हैं। वे आते तो किसी नई चीज़ की तलाश में है, मगर जब वापस जाते हैं तो मूलतः वैसे ही इंसान होते हैं जैसे कि वे तब थे जब आए थे। वे पहाड़ चढ़ते हैं राजमहल देखने के लिए, और जब उतरते हैं तो उन्हें लगता है कि जो बीत गया वह आज से बेहतर था। उनके भूरे बालों या शरीर का रंग भले ही हमसे अलग हो, मगर भीतर से वे सब के सब हम जैसे ही होते हैं। मगर मैं तो उन शहरों के राजमहल देखना चाहता हूँ जहाँ वे रहते हैं, लड़के ने दलील देते हुए कहा। वे लोग जब हमारी धरती को देखते हैं तो कहते हैं हम पूरा जीवन यहीं बिताना चाहते हैं। पिता ने बात आगे बढ़ाई। वह तो ठीक है, मगर मैं उनकी धरती देखना चाहता हूँ और यह भी देखना चाहता हूँ कि वे कैसे रहते हैं। लड़का बोला, जो लोग यहाँ आए वे धनी थे। घूमने फिरने और खर्च करने के लिए उनके पास बहुत सारे पैसे थे, मगर हम जैसे में से कोई घूमना फिरना चाहता है तो उसका एक ही तरीका है कि वह गडरिया बन जाए। पिता ने लड़के को समझाया। तब यही सही, मैं गडरिया ही बनूंगा, लड़के ने बड़े निश्चय भरे शब्दों में कहा। उसके पिता ने आगे कुछ नहीं कहा। अगले दिन एक बटुए में सोने के 3 पुराने स्पेनी सिक्के डालकर उसने अपने बेटे को थमा दिए। मुझे एक दिन ये खेत में पड़े मिले थे, ये सिक्के ही मैं तुम्हें विरासत में देता। पर चलो, अब तुम इनसे कुछ भेड़ खरीद लो और निकल पड़ो चरागाहों की तलाश में। मगर एक बात मैं तुम्हें बता दूं, एक दिन तुम भी यही कहोगे कि अपनी धरती और यहाँ की औरतें ही दुनिया भर में सबसे ज़्यादा सुंदर है। पिता ने बेटे को आशीर्वाद देते हुए कहा। तब न जाने क्यों लड़के को ऐसा लगा कि उसके पिता के आंखों में भी पूरी दुनिया घूमने का सपना मौजूद था। वह सपना जो आज भी जिंदा है, बावजूद इसके कि उन्हें उसे दफनाने के लिए मजबूर होना पड़ा था। पर सच तो यह था कि साल दर साल पीने को पानी, खाने को भोजन जुटाने और हर रात एक ही जगह बसेरा करने की मजबूरी थी। इस सपने को दफन न कर पाई। सूरज आसमान में ऊपर चढ़ने लगा था और लाल से सुनहरा हो चला था। पिता से हुई बातचीत के बारे में सोचकर उसे अच्छा लगा। उसने इतने ही दिनों में बहुत सारे महल देख लिए थे, कई सारी औरतों से भी मिल चुका था, मगर उनमें से कोई भी उस जैसी नहीं थी जिससे वह कुछ ही दिनों में मिलने वाला था। वह एक जैकेट का मालिक था। उसके पास एक किताब भी थी जिसके बदले में वह दूसरी ले सकता था, और था भेड़ों का एक रिवर। मगर सबसे महत्वपूर्ण बात थी कि हर दिन वह अपने सपने को जी रहा था। अगर कभी वह अंडोलूसिया के मैदानों के ऊपर गया तो भेड़े बेचकर जहाजी बन जाएगा। समुद्री जीवन से उगता जाने तक वह और बहुत सारे शहरों को जान चुका होगा, बहुत सारी औरतों से मिल चुका होगा। इस तरह तब तक उसके जीवन में खुशियों के लिए बहुत सारे दूसरे अवसर भी आ चुके होंगे। उसने चढ़ते सूरज से आंख मिलाते हुए अपने आप से कहा, गुरुकुल में ईश्वर तो मुझे कभी न मिलता। जब भी संभव होता यात्रा के लिए वह हमेशा एक नया रास्ता चुनता। खंडहर हो चुके उस गिरजाघर में इससे पहले वह कभी नहीं रुका था। हालांकि उसके आसपास से वह कई बार गुजरा था। यह संसार बहुत बड़ा है, कभी न खत्म होने वाला। उसे तो अपनी भेड़ों को किसी रास्ते पर लगा देना भर था, और उसके बाद एक एक करके बहुत सारी रोचक बातें उसके सामने आती जाएगी। मगर भेड़े वे इस बात को कहाँ समझ पाती है। वे तो यह भी नहीं समझ पाती कि हर रोज़ वे एक नए रास्ते पर चल रही है। उन्हें तो यह भी नहीं दिखाई देता कि ये चारागाह नए हैं या फिर मौसम भी बदलते हैं। उन्हें तो बस हरदम खाने पीने की ही चिंता सताए रहती है। शायद
हम सब के सब ही ऐसे ही है, लड़के ने सोचा। यहाँ तक कि मैंने भी तो उस व्यापारी की बेटी से मिलने के बाद किसी दूसरे के बारे में नहीं सोचा। सूरज को देखकर उसने हिसाब लगाया, दोपहर तक वह तरीफा पहुंच जाएगा। वहां पहुंचकर अपनी किताब के बदले में कोई मोटी किताब लेगा, मदरा की बोतल पूरी भर लेगा, दाढ़ी ही नहीं बाल भी बनवाएगा। आखिर उस लड़की से मिलने के लिए तैयार तो करनी ही पड़ेगी। वह अपने दिमाग से इस विचार को निकाल फेंकना चाहता था कि उसके पीछे कोई दूसरा गडरिया वहां आया होगा, जिसके पास भेड़ों का बड़ा रिवर होगा और जिसने उसके पहुंचने से पहले ही उस लड़की का हाथ मांग लिया होगा। सपना साकार होने की संभावना ही जीवन को रंगीन बनाती है। उसने एक बार फिर आसमान की तरफ देखा। सूरज और ऊपर चढ़ आया था। उसने अपनी रफ्तार तेज कर दी। अचानक उसे याद आया, तरीफा में एक वृद्ध महिला रहती है जो सपने बाँचती है। वृद्ध महिला उस लड़के को घर के पिछवाड़े वाले कमरे में ले गई। इस कमरे को रहने वाले कमरे से मोती मूंगों का एक रंगीन झालर वाला पर्दा अलग करता था। कमरे में एक मेज और दो कुर्सियां पड़ी थी और दीवार पर लगी थी प्रभु यीशु की तस्वीर। कुर्सी पर बैठते हुए वृद्धा ने लड़के से बैठने को कहा। उसके बाद लड़के के दोनों हाथ अपने हाथों में लेकर वह शांत भाव से प्रार्थना करने लगी। उसकी प्रार्थना जिप्सियों जैसी थी। लड़के को भी जिप्सियों का अनुभव था। यात्रा के दौरान वे उसे रास्ते में मिलते थे, मगर उनके पास भेड़ें नहीं होती थी। लोग कहते हैं कि जिप्सियों की सारी जिंदगी दूसरों को ठगने में ही बीतती है। यह भी कहा जाता था कि शैतान के साथ उनका समझौता है। वे बच्चे को अगवा कर अपनी भूतही अड्डों में ले आकर उन्हें गुलाम बना लेते हैं। बचपन में ऐसी कहानियां सुनाकर उसे इतना डराया गया था कि जिप्सिया द्वारा पकड़े जाने का भय उसके मन में अभी भी बैठा हुआ था। वृद्धा ने उसके दोनों हाथ पकड़े तो उसका भय एक बार फिर लौट आया। वृद्धा ने लड़के के हाथों से बिना नज़र उठाए कहा, वाह मज़ेदार, और फिर चुप हो गई। लड़का घबरा गया, उसके हाथ कांपने लगा कि वृद्धा ने सब भांप लिया। लड़के ने झटके से अपने हाथ खींच लिया। मैं आपको अपना हाथ दिखाने नहीं आया था। जब वह यह कह रहा था तो उसके मन में था कि मैं यहाँ आया ही क्यों। बेहतर होगा कि मैं बिना कुछ पूछे इस वृद्धा को इसकी फीस देकर यहाँ से खिसक जाऊँ। मैंने बार बार दिखने वाले सपने को कुछ ज़्यादा ही तुल दे दिया है। तुम यहाँ अपने सपनों के बारे में जानने के लिए आए थे, वृद्धा ने कहा, और सपने ईश्वर का हमसे बात करने का तरीका है। वह हमसे हमारी ही भाषा में बात करता है। वह जो भी कहता है मैं बखूबी उसकी व्याख्या कर सकती हूँ। हाँ, अगर उसकी बातचीत सीधे तुम्हारी आत्मा से हो तो फिर उसे केवल तुम ही समझ सकते हो। बहरहाल जो भी हो, तुम्हें राय देने की मैं अपनी फीस लूँगी। लड़के को लगा यह भी इसकी एक चाल है। कोई बात नहीं, यह भी सही। एक गडरिये के जीवन में खूंखार भेड़ियों और सूखे चारागाहों से निपटने के अवसर तो आते ही रहते हैं, और उन्हीं से आती है उसके जीवन में कुछ नवीनता, कुछ उत्तेजना। मैंने इस सपने को 2 बार देखा है, उसने कहा। मैंने देखा, मैं अपनी भेड़ों के साथ एक मैदान में हूँ, तभी एक बच्ची वहाँ आती है और मेरी भेड़ों से खेलने लगती है। मुझे यह सब पसंद नहीं है क्योंकि भेड़ों को अपरिचितों से डर लगता है, मगर पता नहीं क्यों बच्चे हमेशा भेड़ों के साथ उन्हें डराए बगैर खूब खेल लेते हैं। जानवरों को आदमी की उम्र का अंदाज कैसे हो जाता है? मुझे अपने सपने के बारे में ज़रा विस्तार से बताओ, वृद्धा ने कहा। मुझे खाना भी पकाना है और फिर तुम्हारे पास कोई ज़्यादा पैसे तो होंगे नहीं, इसलिए मैं तुम्हें बहुत समय भी नहीं दे सकती। वह बच्ची बहुत देर तक मेरी भेड़ों के साथ खेलती रही। उसने सपने को आगे बढ़ाया। हालांकि वृद्धा की बात उसे अच्छी नहीं लगी थी, और फिर एकाएक उस बच्ची ने मेरे दोनों हाथ थाम लिए और मुझे पिरामिडों के देश मिस्र ले गई। कुछ क्षणों के लिए वह चुप हो गया। यह भांपने के लिए उस वृद्धा को मिस्र के पिरामिडों के बारे में कुछ मालूम भी है या नहीं, लेकिन वृद्धा खामोश रही। फिर मिस्र के पिरामिडों में, लड़के ने इन शब्दों को रुक रुक कर कहा ताकि वृद्ध औरत उसकी बात समझ सके। उस बच्ची ने मुझसे कहा, तुम यहाँ आए हो तो तुम्हें यहाँ छिपा खजाना मिलेगा। और फिर जैसे ही वह मुझे उस छिपे हुए खजाने को दिखाने जा रही थी, मेरी आंखें खुल गई। दोनों बार ऐसा ही हुआ। विधा कुछ देर तक खामोश रही, फिर उसने लड़के के दोनों हाथों को ध्यान से देखा।
मैं अभी तुमसे कोई पैसा नहीं लूँगी। उसने लड़के से कहा, मगर खजाना मिल जाए तो उसका 10वां हिस्सा तुम मुझे दे देना। लड़का हंसा, खुश भी हुआ कि जो भी थोड़े बहुत पैसे उनके पास है वह इस छिपे खजाने वाले सपने के कारण इस वृद्धा से बच जाएंगे। इस सपने का क्या मतलब हो सकता है, यह तो बताओ। बताऊंगी, मगर पहले तुम कसम खाओ कि जो मैं तुम्हें बताऊंगी उसके बदले में तुम मुझे खजाने का 10वां भाग दोगे। गररिये ने कसम खाई, ऐसे नहीं, प्रभु यीशु को देखकर फिर कसम खाओ। तो सुनो, संसारिक भाषा में यह एक सपना है। वृद्धा ने कहा, मैं इसकी व्याख्या भी कर सकती हूँ, जो बहुत मुश्किल है। इस वजह से खजाने के एक भाग पर मेरा अधिकार बनता है। मैं ऐसा सोचती हूँ कि तुम्हें पिरामिडों के देश मिस्र जरूर जाना चाहिए। मैंने उनके बारे में कभी सुना तो नहीं, मगर चूंकि एक बच्ची ने उन पिरामिडों को तुम्हें दिखाया है तो वे जरूर होंगे। वहाँ तुम्हें खजाना जरूर मिलेगा और तुम एक बहुत अमीर आदमी बन जाओगे। लड़के को थोड़ा आश्चर्य हुआ, चिड़चिड़ाहट भी हुई। इस सब के लिए तो मैं इस औरत को ढूंढता हुआ यहाँ नहीं आया था। पर तभी उसे ध्यान आया कि इस सब के लिए अब उसे एक भी पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा। केवल यह जानने के लिए मुझे अपना वक्त बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं थी। उसने कहा, मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था, तुम्हारे सपने की व्याख्या करना ज़रा मुश्किल है। बहुत साधारण से दिखने वाली चीज़ें ही हमारे जीवन में असाधारण होती हैं, मगर इस बात को अक्लमंद लोग ही समझ पाते हैं। मैं अक्लमंद नहीं हूँ, इसलिए मुझे दूसरी कलाएं सीखनी पड़ी, जैसे हाथ देखने की कला वगैरह। अच्छा, यह बताओ, मैं मिस्र कैसे पहुँचूँगा? मैं तो केवल सपने बाँचती हूँ, उन्हें कैसे सच करना है यह मैं नहीं जानती। तभी तो मुझे अपनी बेटियों पर निर्भर रहना पड़ता है, और मैं कभी मिस्र पहुँचा ही नहीं तो तुम मुझे कुछ भी मत देना। वैसे भी ऐसा कोई पहली बार थोड़े ही होगा। वृद्धा ने यह कहते हुए कि उसका बहुत समय खराब हो गया है, लड़के से जाने के लिए कहा। लड़के को घोर निराशा हुई। वह अब कभी सपनों पर यकीन नहीं करेगा। उसे याद आया कि उसे तो अभी बहुत से काम निपटाने हैं। वह बाजार गया और वहाँ कुछ खाया, फिर अपनी किताब को एक ज़्यादा मोटी किताब से बदला। चौक में एक बेंच पर बैठकर खरीदी मदिरा को चख कर देखा। दिन गर्म था और मदिरा ताजगी भरी। उसकी भेड़ इस शहर के बाहरी फाटक के पास उसके एक दोस्त के तबेले में थी। इस शहर में वह बहुत से लोगों को जानता था। यही बात तो उसे अपने घुमक्कड़ जीवन की तरफ आकर्षित करती थी। उसे नित नए दोस्त बनाने का अवसर मिलता था, ऐसे दोस्त जिनके साथ उसे अपना सारा वक्त गुजारने की ज़रूरत नहीं थी। जब भी कोई व्यक्ति उन्हीं उन्हीं लोगों को हर रोज़ देखता है, जैसा कि गुरुकुल में रोज़ होता था, तो वे हमारे व्यक्तिगत जीवन का अभिन्न अंग बन जाते हैं, और तब वे अपने अनुसार आप में बदलाव लाना चाहते हैं। अगर ऐसा नहीं होता, यानी आप अपने को अपनी इच्छाओं के अनुसार नहीं ढालते, तो वे नाराज़ हो जाते हैं। हर आदमी यह तो जानता है कि दूसरे को अपना जीवन कैसे बिताना चाहिए, मगर खुद जीवन कैसे जिया जाए यह उसे मालूम नहीं होता। सूरज थोड़ा नीचे उतर आए तो मैदान के रास्ते वह अपनी भेड़ों को लेकर उस गांव की तरफ चल देगा, और आज से 3 दिनों के बाद वह उस व्यापारी की बेटी के साथ होगा। वह नई खरीदी किताब पढ़ने लगा। पहले ही पन्ने पर किसी शव को कब्र में दफनाने का वर्णन था। जो व्यक्ति उस संस्कार में शामिल थे, उनके नामों का उच्चारण बड़ा मुश्किल था। अगर उसने कभी कोई किताब लिखी तो वह एक बार में एक ही व्यक्ति का परिचय देगा, ताकि पाठक बहुत सारे नागों को एक साथ याद करने के लिए मजबूर ना हो। थोड़ी देर बाद जब उसने एकाग्रचित होकर पढ़ना शुरू किया तो उसे वह किताब बढ़िया लगने लगी। सब संस्कार वाले दिन बर्फ़ गिर रही थी। उस सर्द मौसम का एहसास उसे अच्छा लगा। वह तन्मय होकर किताब पढ़ रहा था कि एक बूढ़ा आदमी आकर उसके पास बैठ गया। चौक पर चलते लोगों की तरफ देखकर उस बूढ़े ने बात शुरू करते हुए पूछा, ये लोग क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं, उसने बेरुखी से कहा, कुछ इस तरह की जैसे वह किताब में डूबा हो। पर असल में उस वक्त वह व्यापारी की बेटी के सामने अपनी भेड़ों की ऊन कतरने के बारे में सोच रहा था, ताकि वह लड़की खुद देख सके कि उसे मुश्किल काम भी करने आता है। न जाने कितनी बार मन ही मन वह इस दृश्य की कल्पना कर चुका था। हर बार जब वह बताता कि भेड़ का ऊन पीछे से आगे की ओर इस तरह काटा जाता है, तो कल्पना
में ही वह देखता कि लड़की मंत्रमुग्ध होकर उसे निहार रही है। ऊन कतरते हुए सुनाने के लिए उसने कुछ अच्छी कहानियाँ भी याद करने की कोशिश की। उन कहानियों में से ज़्यादातर तो उसने किताबों में ही पढ़ी थी, मगर वह उन्हें सुनाता इस तरह था कि जैसे वे उसके अपने अनुभव से उपजी हो। वह लड़की इस बात को कभी नहीं पकड़ पाएगी, क्योंकि उसे तो पढ़ना आता ही नहीं। वह इन्हीं ख्यालों में डूबा था। मगर उधर वह बूढ़ा था कि उससे बातचीत शुरू करने के लिए बेचैन था। उस बूढ़े ने लड़के को बताया कि वह बहुत थका हुआ है, उसे प्यास भी लगी है, और पूछा कि क्या वह उसकी मदरा में से 2 घूंट पी सकता है। लड़के ने मदरा की बोतल उसकी ओर बढ़ा दी, यह सोचकर कि चलो यह 2 घूंट मदरा पी लेगा, इससे छुटकारा तो मिलेगा। मगर बूढ़ा तो उससे बात करने पर आमादा था। उसने लड़के से पूछा कि वह कौन सी किताब पढ़ रहा है। लड़के का मन तो चाहा कि वह बूढ़े को डांट दे और दूसरी बेंच पर जा बैठे, मगर उसके पिता ने हमेशा बड़ों का आदर करना सिखाया था। उसने किताब पर उस बूढ़े के सामने कर दी। उसके 2 कारण थे। एक तो यह कि वह स्वयं उस किताब के शीर्षक का उच्चारण करने में असमर्थ था, और दूसरा यह कि अगर उस बूढ़े को भी पढ़ना न आता होगा तो वह खुद ही शर्म से उठकर दूसरी बेंच पर चला जाएगा। हूँ कहते हुए बूढ़े ने किताब को इस तरह उल्टा पलटा जैसे वह कोई अजीब व गरीब वस्तु हो। यह है तो महत्वपूर्ण, पर बहुत बेचैन कर देने वाली किताब है, बूढ़े ने कहा। लड़का सकते में आ गया तो इस बूढ़े को पढ़ना आता है, और वह इस किताब को शायद पढ़ भी चुका है। अगर उस किताब को पढ़कर सचमुच मन बेचैन होता है तो अभी भी समय था। वह उस किताब को बदल कर कोई और किताब ले सकता था। इस किताब में भी तकरीबन वही कुछ कहा गया है जो दुनिया की और किताबों में कहा गया है। बूढ़े ने अपनी बात पूरी करते हुए आगे कहा कि साहब, इस किताब में बताया गया है कि लोग अपनी नियति खुद नहीं चुन पाते, और अंततः सभी लोग विश्व के इस सबसे बड़े झूठ में विश्वास करने लगते हैं। विश्व के सबसे बड़े झूठ में क्या है? वह लड़के ने विस्मय से पूछा। वह यह कि हमारे जीवन में एक ऐसा समय आता है जब हमारे साथ जो कुछ भी घटित हो रहा होता है उस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता, और तब हमारे जीवन की बागडोर हमारे तकदीर के हाथों में चली जाती है। यही दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। मेरे साथ तो ऐसा कभी नहीं हुआ, लड़के ने कहा। वे मुझे पादरी बनाना चाहते थे, मगर मैंने खुद तय किया था गररिया बनना, और मैं बना। बहुत बढ़िया, बूढ़े ने कहा, क्योंकि तुम्हें घूमना फिरना पसंद है। इसे पता है मैं क्या सोच रहा था, लड़के ने अपने आप से कहा। इस बीच बूढ़ा व्यक्ति किताब के पन्नी पलटने लगा था, और ऐसा लगता था कि वे किताब लौटाने का उसका कोई इरादा नहीं है। लड़के का ध्यान उस बूढ़ा के अजीब पहनावे पर गया। वह अरब लगता था, और अरबों का यहाँ होना कुछ असामान्य नहीं था। तरीफा अफ्रीका से कुछ घंटों ही दूर है। वहाँ पहुँचने के लिए नाव में थोड़ी दूर तंग खाड़ियों से होकर जाना पड़ता था। अरब अक्सर ही शहर में दिखाई दे पाते जाते थे, खरीद फरोख्त करते, और दिन में कई कई बार कुछ अजीब सी प्रार्थना करते हुए। आप कहाँ से हैं? लड़के ने पूछा। बहुत सारी जगहों से। कोई बहुत सारी जगहों से कैसे हो सकता है? लड़के को यकीन नहीं आया। मैं एक गररिया हूँ, जगह जगह घूमा हूँ, मगर आया तो एक ही जगह से हूँ, उस मशहूर शहर से जो प्राचीन महल के पास है, जहाँ मैं पैदा हुआ। अगर ऐसा मानो तो कहा जा सकता है कि मैं सलीम से हूँ। लड़के को मालूम नहीं था कि सलीम कहाँ है। उसने पूछा भी नहीं, इस डर से कि वह अरब उसकी अनभिज्ञता तार जाएगा। उसने नजरें चौक की तरफ घुमा ली, जहाँ लोग आ जा रहे थे। सब के सब बहुत व्यस्त लग रहे थे। फिर भी कुछ अता पता जानने के लिए उसने पूछा, अच्छा यह तो बताइए कि सलीम है कैसा? वैसा ही जैसा पहले था। इससे जो कुछ पता नहीं चला, इतना तो तय था कि सलीम अंडलूसिया में नहीं था। अगर होता तो उसने ज़रूर सुना होता। और सलीम में आप करते क्या हैं? लड़के ने पीछा नहीं छोड़ा। मैं सलीम में क्या करता हूँ? बूढ़ा खिलखिलाकर हंसा। मैं सलीम का बादशाह हूँ। लोग बड़ी अजीब बातें करते हैं। लड़के ने सोचा, कभी कभी भेड़ों के साथ रहना ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि वे कुछ कहती तो नहीं। उससे भी अच्छा है एकांत अपनी किताबों के साथ। अविश्वसनीय कहानियाँ
वे भी कहती हैं, मगर तब जब आप उन्हें सुनना पसंद करते हैं। लेकिन जब आप लोगों से बातें कर रहे हो और वे कुछ ऐसा कह देते हैं जो बहुत ही अजीब होता है, तो आपकी समझ में नहीं आता कि बातचीत कैसे जारी रखें। मेरा नाम मेल्विजेडेक है, उस बूढ़े ने खुद ही बताया। फिर उस लड़के ने पूछा, तुम्हारे पास कितनी भेड़ें हैं? काफ़ी, लड़के ने जवाब दिया। वह समझ रहा था कि वह बूढ़ा आदमी उसके बारे में कुछ और अधिक जानना चाहता है। ओह, तब तो यह एक समस्या है। मैं तुम्हारे क्या काम आ सकता हूँ अगर तुम्हारे पास काफ़ी भेड़ें हैं? लड़के को अब गुस्सा आया। उसने तो कोई मदद नहीं मांगी थी, उल्टे उस बूढ़े ने ही उससे पीने के लिए 2 घूंट मदिरा मांगी थी और बातचीत का सिलसिला शुरू किया था। मुझे मेरी किताब लौटा दीजिए, लड़के ने कहा। मुझे अपनी भेड़ें जमा करके आगे भी जाना है। तुम मुझे अपनी भेड़ों का 10वां भाग दे दो, बूढ़े व्यक्ति ने कहा, तो मैं तुम्हें छिपे हुए खजाने को पाने का रास्ता बता दूंगा। लड़के को अपना सपना याद आ गया और तब सारी चीज़ें एकदम साफ हो गई। उस बूढ़ी औरत ने तो उससे कुछ नहीं लिया, मगर यह बूढ़ा आदमी कहीं उसका पति तो नहीं, जो कोई ऐसी तरकीब ढूंढना चाहता है जिससे उस झूठ मूठ के खजाने के बारे में बताकर उससे अच्छी रकम ईट सके। कहीं यह बूढ़ा आदमी भी जिप्सी तो नहीं है? इससे पहले कि वह लड़का कुछ कह पाता, बूढ़े आदमी ने झुककर छड़ी उठा ली और चौक की रेत पर उससे कुछ लिखने लगा। तभी उस अरब की छाती पर कोई चीज़ इतनी जोर से चमकी कि लड़के की आंखें चौंधिया गई। बड़ी फुर्ती के साथ उस अरब ने अपने लवादे से सब कुछ ढांप लिया। कुछ क्षणों बाद जब लड़के की चौधियाई दृष्टि वापस आई तो उसने वह सब कुछ पढ़ा जो उस बूढ़े आदमी ने छड़ी से रेत पर लिखा था। वहाँ उस छोटे शहर के चौक की रेत पर लिखी इबारत में लड़के ने पढ़ा अपने पिता का नाम, अपनी माँ का नाम, अपने गुरुकुल का नाम तथा उसने व्यापारी की लड़की का नाम भी पढ़ा जो उसे अब तक खुद मालूम नहीं था। और उसने पढ़ा वह सब जो उसने कभी किसी से कहा ही न था, केवल सोचा था। इस बूढ़े आदमी ने कहा था, मैं सलीम का बादशाह हूँ। आश्चर्य है, एक बादशाह होकर आप मुझ गररिये से बात कर रहे हैं? भय और विस्मय से भरे लड़के ने उस अरब से कहा। इसके कई कारण हो सकते हैं। यूँ कहे कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि तुमने अपनी नियति खोज ली है। लड़के को नहीं मालूम था कि किसी व्यक्ति की नियति क्या होती है, वही जिसे तुम हमेशा से पाना चाहते थे। हर नौजवान जानता है कि उसकी नियति क्या है। जीवन के इस पड़ाव पर सब चीज़ें साफ होती है और सब कुछ संभव होता है। सपने देखने से डर नहीं लगता, वह सब पाने की उत्कंठा होती है जो वह अपने जीवन में घटित होते हुए देखना चाहता है। मगर जो जो समय गुजरता है, एक अजीब सी विस्मयकारी ताकत उसे यकीन दिलाने लगती है, नहीं, यह सब असंभव है, तुम अपनी नियति नहीं पा सकते। वह बूढ़ा जो कह रहा था उसे बड़ा उटपटांग लगा, मगर फिर भी वह जानना चाहता था कि नियति को तय करने वाला वह अजीब सी ताकत क्या चीज़ है। उसके बारे में जब वह व्यापारी की बेटी से बात करेगा तो वह बहुत प्रभावित होगी। यह एक ऐसी ताकत है जो लगती तो नकारात्मक है, पर दरअसल आपकी सुझाती है कि आप अपनी नियति तक कैसे पहुंच सकते हैं। वह आपके अंतर्मन और निश्चय को मजबूत करती है। इस पूरे ब्रह्मांड का सत्य तो एक ही है, हम जो भी है, जो कुछ भी करते हैं, वह तभी होता है जब हम उसे वास्तव में करना चाहते हैं, क्योंकि इच्छा का स्रोत विश्वात्मा और यही लक्ष्य है हमारे इस जीवन का इस धरती पर। तब भी जबकि तुम सिर्फ यायावर बनना चाहते हो या किसी व्यापारी की बेटी से शादी करना चाहते हो। हाँ, और चाहे उस खजाने की खोज भी जानते हो। विश्वात्मा को किससे बल मिलता है? लोगों की खुशी, नाखुशी, ईर्ष्या और डाह, सभी से। बस अपनी नियति को पा लेना ही हमारा सबसे बड़ा धर्म है। बाकी सभी चीज़ें एक जैसी है। और जब तुम वास्तव में कोई वस्तु पाना चाहते हो तो संपूर्ण सृष्टि उसकी प्राप्ति में मदद के लिए तुम्हारे लिए षड्यंत्र रचती है। थोड़ी देर वह दोनों चुप रहे, चौक और उसमें आते जाते लोगों को देखते रहे। फिर पहल करते हुए बूढ़ा बोला, तुम भेड़ों की रखवाली क्यों करते हो? क्योंकि मुझे उनके साथ घूमना अच्छा लगता है। चौक की कोने वाली दुकान की खिड़की में एक नानबाई खड़ा दिखाई दे रहा था। उसकी तरफ इशारा करते हुए बूढ़े ने कहा, उस व्यक्ति को देख रहे हो? जब वह छोटा था तो वह भी खूब घूमना चाहता था, मगर उसने सोचा पहले एक बेकरी खरीद लूँ, कुछ पैसे जोड़ दूँ,
उसके बाद बुढ़ापे में पूरा 1 महीना अफ्रीका जाकर रहूँगा। उसके मन में कभी यह विचार ही नहीं आया कि लोग जीवन के किसी भी दौर में अपना सपना साकार कर सकते हैं। तब तो उसे एक गररिया बन जाना चाहिए था। लड़के ने कहा, ऐसा नहीं है। उसके दिमाग में यह बात न आई हो। बूढ़े ने लड़के को बताया, मगर बेकरी का व्यवसाय चरवाही से ज़्यादा बेहतर है। नानबाई का अपना मकान होता है, जबकि चरवाहे को खुले आसमान के नीचे सोना पड़ता है। माँ बाप भी अपनी बेटी की शादी किसी गररिये के बजाय किसी बेकरी वाले व्यवसायी से करना ज़्यादा पसंद करते हैं। लड़के का दिल कसक कर रह गया, खासकर व्यापारी की बेटी के बारे में सोचकर। उस लड़की के शहर में भी तो कोई ऐसा नानवय व्यवसायी होगा ही। बूढ़े ने बात बढ़ाते हुए कहा, अंततः लोगों की जो राय व्यवसायी और गररिये के लिए होती है वह ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाती है उनकी अपनी नियति से। बूढ़ा एक बार फिर किताब के पन्ने पलटने लगा और जो भी पृष्ठ सामने आया उसे रुक रुक के पढ़ने लगा। लड़के ने कुछ देर तो उसे देखा, फिर ठीक वैसे ही उसे टोका जैसे कि बूढ़े ने उसे टोका था। आप मुझे ये सब क्यों बता रहे हैं? क्योंकि तुम अपनी नियति पाने की कोशिश में एक मंजिल तक आ पहुँचे हो, पर यहाँ पहुँचने के बाद तुम सब कुछ छोड़ देना चाहते हो। और तब आप ऐसे मौके पर हमेशा इस तरह प्रकट हो जाते हो। लड़के ने बूढ़े से चुटकी लेते हुए कहा, हमेशा इस तरह तो नहीं, मगर हाँ, किसी न किसी रूप में तो मैं आ ही जाता हूँ। कभी मैं किसी समस्या का हल बनकर आता हूँ और कभी एक अच्छे विचार की शक्ल में। संकट की घड़ी में कुछ घटित होना है तो मैं उसे आसान कर देता हूँ। इसके अलावा भी मैं बहुत कुछ करता हूँ, मगर ज़्यादातर लोगों को महसूस ही नहीं होता कि मैंने उनके लिए क्या कुछ किया है। बूढ़े व्यक्ति ने आगे कहा, अभी पिछले ही हफ्ते मुझे एक खान मजदूर के सामने आना पड़ा। एक पत्थर के रूप में वह खनिक अपना सब कुछ छोड़कर पारसमणि जैसे रत्न की खोज में निकल पड़ा था। पूरे 5 साल तक उसने एक नदी के न जाने कितने पत्थरों को खोदा, उलट पलट कर देखा, मगर उसे रत्न नहीं मिला। तब तक घड़ी ऐसा आई कि उसने पारसमणि की तलाश छोड़ देने का इरादा कर लिया। और वह घड़ी भी कैसी कि अगर वह उस वक्त सिर्फ केवल एक पत्थर और उठाकर देखता तो उसे वह बेशकीमती रत्न मिल जाता। चूँकि वह खनिक अपनी नियति के लिए अपना सब कुछ त्याग कर आया था, इसीलिए मैंने उसकी मदद करनी चाहिए। एक पत्थर का रूप धारण करके लुढ़कता हुआ मैं उसके पैरों से जा टकराया। खनिक पिछले 5 साल की विफलता से क्षुब्ध था। पत्थर टकराया, उसने गुस्से में उसे उठाया और इतनी जोर से फेंका कि जिस दूसरे पत्थर से वह टकराया उसके 2 टुकड़े हो गए और उस टूटे हुए पत्थर के बीच से निकला दुनिया का सबसे खूबसूरत रत्न पारसमणि। लोग बाग बहुत जल्द ही अपने जीवन में यह समझ लेते हैं कि उनके होने की वजह क्या है। बूढ़े ने कड़वाहट भरे शब्दों में कहा, शायद इसीलिए उतनी ही जल्दी वे अपने हाथ खड़े कर देते हैं। अक्सर ऐसा ही होता है। लड़के ने बूढ़े को याद दिलाया कि वह किसी खजाने की बात कर रहा था। तेज बहते पानी की धार खजाने के सामने ले आती है और वह ही उसे अपने आंचल में छुपाकर अदृश्य कर देती है। बूढ़े ने जवाब दिया, अगर तुम अपनी खजाने के बारे में जानना चाहते हो तो शर्त के अनुसार तुम्हें अभी भेड़ों का 10वां हिस्सा मुझे देना होगा। बजाय भेड़ों के क्या खजाने का 10वां भाग नहीं चलेगा? बूढ़ा निराश होते हुए बोला, अगर तुम उस वस्तु को देने का वादा करते हो जो तुम्हारे पास अभी है ही नहीं, तो तुम उसे पाने के लिए प्रयत्न करने की इच्छा भी छोड़ सकते हो। लड़के ने बताया कि खजाने का 10वां हिस्सा देने का वादा उसने जिप्सी महिला से कर डाला था। बूढ़े ने लंबी सांस लेते हुए कहा, जिप्सी लोग ऐसा वादा लेने में बड़े चतुर होते हैं। चलो, यह भी अच्छा ही हुआ तुम्हें पता तो चल गया कि जीवन में कुछ भी पाने के लिए उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। यही हम जैसे रोशनी के सिपाही सिखाने की कोशिश करते हैं। बूढ़े ने लड़के को उसकी किताब लौटा दी। कल इसी समय अपने रेबर में से 1/10 भेड़ मेरे पास ले आना, तब मैं तुम्हें छिपे हुए खजाने को ढूंढने का रास्ता बता दूंगा। अच्छा, नमस्कार। और वह बूढ़ा चौक